आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सर्बिया, एस्टोनिया और स्लोवाकिया के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है और ये मुलाकातें एआई इम्पैक्ट समिट के अवसर पर हुई है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है और दोनों नेता सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल और इसके साथ ही पर्यटन और शिक्षा क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ावे पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें कि एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस के साथ में मुलाकात में डिजिटल सेक्टर और शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एस्टोनिया की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के स्टार्टअप्स के बीच में सहयोग से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा और स्लोवाक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ में बातचीत में अप्रैल 2025 में उनकी ऐतिहासिक भारत यात्रा का समर्पण किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, दोनों नेताओं ने डिजिटल सहयोग और द्विपक्षीय साझेदारी के नए आयाम जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये खास मुलाकात रही और इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले, जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सर्बिया, एस्टोनिया और स्लोवाकिया के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है। ये मुलाकातें एआई इम्पैक्ट समिट के अवसर पर हुई है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। दोनों नेता सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और इसके साथ ही पर्यटन और शिक्षा क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस के साथ मुलाकात में डिजिटल सेक्टर और शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एस्टोनिया की तकनीकी विशेषज्ञ और भारत के स्टार्टअप्स के बीच में सहयोग से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा और स्लोवाक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ में बातचीत में ही अप्रैल 2025 में उनकी ऐतिहासिक भारत यात्रा का समर्पण किया गया है। दोनों नेताओं ने डिजिटल सहयोग और द्विपक्षीय साझेदारी के नए आयाम जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई महत्वपूर्ण संदेश साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय विरासत की भी सराहना करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के राज्य स्थापना दिवस पर भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और सामुदायिक भावना की प्रशंसा करते हुए राज्य के निरंतर विकास और नई उपलब्धियों की कामना की है। वहीं पर प्रधानमंत्री ने शिलांग से लोकसभा सांसद डॉक्टर रिकी एजे सिंहकोन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि मेघालय की जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने दिवंगत सांसद के परिवार, मित्रों और इसके साथ ही समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और अरुणाचल प्रदेश को शुभकामनाएं भी दी हैं और मिजोरम स्थापना दिवस पर बधाई देते नजर आए। राज्य की संस्कृति और प्रगति सराही गई है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और पीएम मोदी ने शोक भी जताया है। शिलांग सांसद के निधन पर वो संवेदना जताते हुए नजर आए। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही बड़ी जानकारी ये सामने आई कि जीवगत ग्राम कार्यक्रम में भी शुभारंभ करेंगे और कछार में विकास पहल की शुरुआत और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष फोकस जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से 2 दिनों के लिए असम के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे कछार जिले में सीमावर्ती अवसंरचना और आजीविका को मजबूत करने पर केंद्रित जीवत
ग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। तो अपने दौरे के दौरान ही अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना और स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाना है। प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो असम दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी प्रशासन की ओर से पूर्ण नजर आ रही हैं। आपको बता दें, जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से 2 दिनों के असम दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ही वे कछार जिले में सीमावर्ती अवसंरचना और आजीविका को मजबूत करने पर केंद्रित जीवत ग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। तो अपने दौरे के दौरान अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देना और स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाना है। प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। इस दौरान ही मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की इस धार्मिक यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधि विधान से पूजा अर्चना करी और इसके साथ ही आपको बता दें, मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची हुई थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करती हुई नजर आई हैं। और इसके साथ ही इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। अपनी मनोकामना लेकर श्रद्धालु इस समय मंदिर पर पहुंचे थे और मंदिर की इस धार्मिक यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी पुख्ता नजर आई है और इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी के प्रदेश की खुशहाली की कामना करती यहां पर नजर आई है। वहीं रेखा गुप्ता को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गोरखपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बासिकी के सहयोग से वाराणसी में भी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, जिसे इस साल जून के मध्य तक पूरा करने का प्रयास है। गोरखपुर के स्टेडियम का निर्माण 339 करोड़ रुपए के कुल लागत से ही शुरू किया गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 60 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 30 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये स्टेडियम क्षेत्र में खेल सुविधाओं और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, जहां पर सीएम योगी ने युवाओं के लिए, उनके खेल के लिए स्टेडियम के निर्माण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ही गोरखपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि बासिकी के सहयोग से वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, जिसे इस साल जून के मध्य तक पूरा करने का पूरा प्रयास है। गोरखपुर के ही स्टेडियम का निर्माण 329 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू किया गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 60 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 30 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्टेडियम क्षेत्र में खेल सुविधाओं और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माण में भारत की प्रतिष्ठित ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल के CSR मद से प्राप्त होने वाली धनराशि के इस MOU
हस्तांतरण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन CS साहनी जी, खेल विभाग के उत्तर प्रदेश के सचिव श्री सुहास एलवाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्री विभूति रंजन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को और तत्कालीन जिस समय यह स्वीकृत हुआ था उस समय भी और आज भी इस पूरे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए जिनका सदैव खेल और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन होता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप प्रदीप पुरी जी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए लखनऊ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, मैं इनके लिए इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस MOU हस्तांतरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकारें क्या कुछ कर रही हैं, उसकी एक संक्षिप्त झलक हमारे खेल मंत्री ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था, जिसमें वाराणसी में BCCI की मदद से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वहां पर निर्माणाधीन है और हमारा प्रयास है कि मध्य इस वर्ष के जून तक हम उसके निर्माण कार्य को पूरा कर लें। ऐसे ही गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और जिसमें राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ही भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों देश के प्रतिष्ठित हमारे ऑयल कंपनियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें 60 करोड़ का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, 30 करोड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने और 10 करोड़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन सभी ने इसमें योगदान दिया और कुल 393 करोड़ रुपए की लागत से EPC मोड पर गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिन्यालीसोर पहुंचे और जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें पता चला कि बीजेपी के ही यहां पर जानकारी ये भी सामने आई, इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी और ये भी कहा है कि उन्हें पता चला है कि बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की बेटी का विवाह समारोह चल रहा है और मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए समारोह में शामिल होकर परिवार को बधाई दी है। उन्होंने हल्दी की रस्म में भी भाग लिया और परिवार के साथ ही खुशियों में शामिल हुए। और आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री की ये महज उपस्थिति लोगों के लिए एक सराहनीय और यादगार पल बन गई और इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित की। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
लिसोर पहुंचे और जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें पता चला कि बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की बेटी का विवाह समारोह चल रहा है और मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर परिवार को बधाई दी है। उन्होंने हल्दी की रस्म में भी भाग लिया और परिवार के साथ खुशियों में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की ये सहज उपस्थिति लोगों के लिए एक सराहनीय और यादगार पल बन गई और इस दौरान ही स्थानीय प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संगवेम में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2026 कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज के आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। तो संगवेम में शिवाजी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संगवेम में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2026 कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि शिवाजी महाराज के आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महाराष्ट्र कृषि एआई नीति 2025 और 29 की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के खुलेपन और अंतर संचालितता पर आधारित एक नीति संचालित पारिस्थितिकी तंत्र आधारित मॉडल अपनाया है। उन्होंने कहा कि एआई संचालित मोबाइल प्लेटफॉर्म किसानों को बहुभाषी व्यक्तिगत सलाह और बाजार संबंधित जानकारी, सर्वोत्तम अलर्ट और सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच प्रदान कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसान एआई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार है। फडणवीस ने यह भी बताया है कि भूस्थानिक विशेषण और इसके साथ ही निगरानी के बाद से आकलन को जोड़कर कपास उत्पादक किसानों को समय रहते चेतावनी दी गई है, जिससे कि फसल की वैधता और आर्थिक जोखिम कम करने में मदद मिली। Last year, Maharashtra made a very clear and decisive strategic decision. AI in agriculture must not remain confined to demonstrations or pilots. It must reach millions. Under our MahaAgri AI policy 2025-29, we adopted a policy-led ecosystem-driven model built on openness and interoperability. Allow me to share what this has meant in practice. As rightly told by our Secretary Mahavistar, our AI-powered mobile platform delivers multilingual personalized advisories, market intelligence, pest alerts, and access to government services. More than 2.5 million downloads, acting as digital friend to all these farmers. This demonstrates one thing very clearly: farmers are ready for AI when AI is designed for them. AI-based pest surveillance, crop sap integration is our mantra. By integrating geospatial analytics with post surveillance, we have delivered early warnings to cotton growing farmers, reducing crop vulnerability and finance risk. This is predictive governance in action.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 2018 में ही दायर मनमानी मानहानि केस में ही सुल्तानपुर की अदालत में पेश होना है और इस मामले में ही राहुल गांधी पर 2018 में दिए गए बयानों को लेकर शिकायत भी दर्ज की गई थी। उनके लखनऊ आगमन के दौरान ही सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। अदालत में पेशी के बाद ही इस केस में आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे और सुल्तानपुर अदालत में पेश होंगे। अमित शाह मामले में मानहानि केस को लेकर वो पेश होंगे और इसके साथ ही 2018 के बयान को लेकर ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम भी देखने को मिले। विशाखापट्टनम में MILAN 2026 के दौरान भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा हवाई प्रदर्शन और युद्ध अभ्यास दिखाए गए और जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। दर्शकों ने नौसेना की ताकत और युद्ध कौशल का रोमांचक नजारा देखा और कार्यक्रम ने सभी को रोमांचित भी कर दिया। मुंबई और दिल्ली में धुंध की चादर दृश्यता प्रभावित देखने को मिली। मुंबई की बात करें तो शहर के कुछ हिस्सों में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं पर वर्ली और हाजी अली इलाके में धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित रही। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई और लोग सतर्कता बरतते भी नजर आए हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो राजधानी के कई इलाकों में भी घना धुंधला देखने को मिला है यहाँ पर और ITO क्षेत्र से सामने आए सुबह के दृश्य से इमारतें और सड़कें धुंध में ही ढकी नजर आई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट और नमी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की जहां पर और मुंबई की जहां पर धुंध की चादर साफ तौर पर देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाहनों की धीमी गति भी हो गई है। मुंबई में और दिल्ली में धुंध की चादर से दृश्यता प्रभावित नजर आई है। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में सुबह से धुंध की चादर छाई हुई है। वर्ली और हाजी इलाके में धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित रही। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई है और लोग सतर्कता बरतते हुए भी नजर आए हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो राजधानी के कई इलाकों में भी घना धुंधला देखने को मिला। ITO क्षेत्र से सामने आए सुबह के दृश्य में इमारतें और सड़कें धुंध में ढकी नजर आई है। मौसम विभाग के अनुसार जानकारी सामने आई कि तापमान में गिरावट और नमी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की लगातार अपील करते नजर आ रहे हैं। तो मुंबई में धुंध की चादर साफ तौर पर देखने को। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।